अब पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन का 9 चैप्टर, जिसमें कि आपका व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व की अलग अलग परिभाषाएं दी है आपके बहुत सारे जो फिजिकल एजुकेशन की जो टीचर्स थे उन लोगों ने, ठीक है। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंदर हम बिग 5 थ्योरी, जो कि तुम्हारे 5 नंबर की आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बिग 5 थ्योरी जो आती है हमेशा क्वेश्चन पेपर में, सीबीएसई के द्वारा भेजी जाती है, वो आपको इसमें मैं बताऊंगा। फिर जंग के बताएंगे, जंग के द्वारा व्यक्तित्व क्या होता है, ठीक है, ये सारा इसमें पढ़ेंगे, सेल्फ टॉक और जो भी अलग से बातें रहेंगी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है। तो व्यक्तित्व वह धारणा होती है जिसमें व्यक्ति अपना आचरण करता है, वह व्यक्तित्व कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, तुम बुक में पढ़ोगे बहुत डिफिकल्ट बताई गई है, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सिंपल परिभाषा है कि व्यक्तित्व वह एक धारणा होती है व्यक्ति की, जिस धारणा के अंतर्गत व्यक्ति अपना आचरण करना, बोलना, है ना, और उठना बैठना, ये सब कुछ करता है, उसको व्यक्तित्व कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। व्यक्तित्व के लिए बहुत सारे आपके जो है ना फिजिकल एजुकेशन के, उन्होंने सिद्धांत दिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनके सिद्धांतों में हम पहला जो सिद्धांत पढ़ेंगे वह जंग के अनुसार व्यक्तित्व क्या होता है, जंग के अनुसार। इसका सिद्धांत ये 3 नंबर में पूछते तुम्हें, जंग का पूछेंगे या बिग 5 थ्योरी पूछेंगे, दोनों में से एक 100%, और वीवीआईपी क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% आता ही आता है, लिख लो इसको। तो जंग के द्वारा व्यक्तित्व, कि जंग ने व्यक्तित्व को कैसे बताया है। तो जंग ने व्यक्तित्व को बताया 3 बातों से, ठीक है। उसकी पहली बात है कि वो बताता है कि मेरे हिसाब से जो व्यक्ति होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो व्यक्ति है वो एक्सट्रोवर्टस, एक्सट्रोवर्टस ये व्यक्ति होता है। उसने बताया दूसरा कि मेरे दूसरे हिसाब से इंट्रोवर्टस होता है, और तीसरा एमीवर्टस। अब जब किसी ने पूछा कि चाचा ये तीनों होते क्या, तो उसने बताया कि एक्स्ट्रावर्टस वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति समाज में घुलना मिलना पसंद करता है, सामाजिक होता है, लोगों से बातचीत करना पसंद करता है, और ये लोगों को आसानी से दोस्त बना लेता है, और सामाजिक रहता है, हमेशा लोगों के साथ घुलता मिलता रहता है, ठीक है। लोगों की बातों में इसको बहुत मजा आता है, और ये खुद भी बातें करता है, बहुत बातों नहीं होता है व्यक्ति, और अपने अंदर कुछ भी छुपा कर नहीं रखता, सब कुछ उगल देता है, ये होता है एक्सट्रोवर्टस। इस तरह के व्यक्ति कौन होते हैं? इस तरह के व्यक्ति होते हैं हमारे पास अभिनेता, एक्टर्स, जो अपने मुंह अपने जहन में कुछ रखते नहीं है, सब कुछ बता देते हैं, दुनिया से हमें कभी कटते नहीं है, दुनिया से हमेशा दोस्ती करते हैं, है ना। अभिनेता और आपके पॉलिटिशियन, ऐसे ये लोग हैं ये, ठीक है ना, जो अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं अपने अंदर रखते, सब कुछ बता देते हैं, यही है वो लोग जो दुनिया से दोस्ती भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सामाजिक होते हैं, समाज में हमेशा घुलते मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं हमेशा, वो होते हैं एक्सट्रोवर्टस। इंट्रोवर्टस, नाम से समझ आ रहा है इंट्रोवर्टस क्या होगा। इंट्रोवर्टस का मतलब वह व्यक्ति जो कि बहुत घुलता मिलता नहीं है, सामाजिक नहीं होता, लोगों से बात करने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती है, वो बातूनी नहीं होता, समाज से कटा हुआ रहता है और अपने ही अंदर रहता है, अपनी दुनिया में खोया रहता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्टस। और ये कौन होता है इसको उदाहरण में? इसके उदाहरण में होता है एक कवि, एक चित्रकार जो कि अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, और एक होता है आपका साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जो कि अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता। कवि को कितने कवि को जानते हैं हम लोग बताओ? मुश्किल से 1-2 कवि को जानते होंगे, एक तो प्रेमचंद मुंशी जी, एक सुभद्रा कुमारी चौहान को जानते होंगे, या एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 2-3 को हम जानते होंगे। क्या हम बहुत सारे कवियों को जानते हैं? चित्रकारों को तो हम एक को भी नहीं जानते कि चित्रकार कौन है हमारे देश में। हाँ, हालांकि हमने बहुत सारी पेंटिंग्स जरूर देखी होगी, पर चित्रकारों को हम जानते नहीं, क्योंकि लोग अपने आप को दिखाते नहीं दुनिया को। साइंटिस्टों को तो एक का नाम भी नहीं पता हमें, सिर्फ एक का पता है, अब्दुल कलाम का, और किसी का नहीं पता हमें, है ना। वो उन साइंटिस्टों का नाम भी नहीं पता जिन्होंने हमारे देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन भी बना दी, उनके नाम भी नहीं पता हमें। तो ये सारे क्या होते हैं फिर? साइंटिस्ट छुपे, ये साइंटिस्ट, ये चित्रकार, कवि ऐसे लोग हैं जो छुपे रहते हैं, हमेशा दुनिया से कटे रहते हैं, ये वो लोग होते हैं। एमीवर्टस, जंग ने बताया कि मेरा तीसरा व्यक्तित्व जो है वो है एमीवर्टस। एमीवर्टस वह व्यक्ति होता है जो कि समाज में अपनी एडजस्टमेंट कर लेता है, स्थिति के अनुसार अपनी एडजस्टमेंट कर लेता है। जब उसको लगता है कि मुझे समाज में घुलना मिलना, तब घुलता मिलता है, पर जब उसको लगता है कि नहीं, अब मेरे यहाँ पर घुलने मिलने का कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है, तो घुलता मिलता नहीं है। तो एडजस्टमेंट वाला व्यक्ति होता है जो कि अपने आप को एडजस्ट कर लेता है सिचुएशन के अनुसार, समय के साथ, ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेता है, तो वो व्यक्ति होता है एमीवर्टस, ठीक है। ये 3 तरह के व्यक्ति बताए जंग ने अपने अनुसार, एक्सट्रोवर्टस, इंट्रोवर्टस और एमीवर्टस, ठीक है। एक्सट्रोवर्टस जो अपने आप अंदर कोई बात नहीं रखता, सब कुछ दुनिया को बता देता है, बातों नहीं होता, सामाजिक होता है, दुनिया से दोस्ती करने के लिए आतुर रहता है हमेशा, वो एक्सट्रोवर्टस। इंट्रोवर्टस जो हमेशा छुपा छुपा रहता है, अपने अंदर ही रहता है। और
एम्बिवर्टस जो दोनों परिस्थितियों का मिक्सचर है, इन दोनों का, एक्सट्रोवर्टस भी इंट्रोवर्टस भी है, जो अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है परिस्थिति के अनुसार। जब उसको लगता है कि हाँ मुझे अभी यहाँ पर बोलना है तो बोल लेता है, जब उसको लगता है कि नहीं मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं तो नहीं बोलता। ठीक है, ये है वो जंग के व्यक्तित्व। अब जो मेन आएगा, ये तो है 3 नंबर का, अगर आने लगा ये आ सकता है तुम्हें 3 नंबर का, 3 मार्क्स का अगर आया तो पूछेंगे तुमसे जंग के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं बताइए, या फिर तुमसे पूछ लेंगे जंग के अनुसार एक्सट्रोवर्टस और एम्बिवर्टस में क्या अंतर है, ये भी पूछ सकते हैं। 3 नंबर में आएगा, ये तो है, ये तो कंफर्म हो गया मतलब तुम्हारा। अब आएगा दूसरा जो है वो है बिग 5 थ्योरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट वैसे तो। बिग 5 थ्योरी, ये थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिस थ्योरी को 2 आदमियों ने दिया, 2 आदमियों ने। उस 2 आदमियों का नाम है रॉबर्ट एमसी और पॉल कास्टा। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है, पॉल कास्टा। ठीक है, और ये आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो थ्योरी है ये बहुत मान्यता प्राप्त है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो मानी गई थ्योरी है वो यही मानी गई है कि हाँ इतने ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। बिग 5 थ्योरी में दोनों भाइयों ने, ये दो दोस्त हैं, इन्होंने बताया है कि भाई देखो हमारे हिसाब से जो व्यक्तित्व होता है वो 5 प्रकार का होता है। तो जब पूछा गया भी कौन कौन से प्रकार बताओ तो उन्होंने बताया कि पहला प्रकार जो होता है वो होता है नए विचारों के प्रति खुलापन। ये पहला व्यक्ति है, खुलापन रखने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति आपका बहिर्मुखता। तीसरा व्यक्ति है सहमतता। ठीक है, और जो चौथा व्यक्ति है आपका वह है मनोविशुद्धता, और जो 5वां है आपका वह कर्तव्यनिष्ठ। नाम से समझा रहे हो कर्तव्यनिष्ठ का मतलब क्या हो सकता है। तो ये 5 तरीके के व्यक्तित्व बताए हैं बिग 5 थ्योरी के अंदर। अब नए विचारों के प्रति पहले खुलापन का इसका पहला पॉइंट है कि नए विचारों के प्रति खुलापन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये उन व्यक्तियों की बात करता है जो कि नए विचारों के प्रति खुलापन रखते हैं, हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, हमेशा कोई नई चीज़ की खोज में रहते हैं, और ये कभी भी रूढ़िवादी लोग नहीं होते क्योंकि नए नए विचारों की खोज में हमेशा रहते हैं, और ये कभी भी पुराने पारंपरिक लोग नहीं होते। ये वो लोग हैं, ठीक है, जो हमेशा नए विचारों के प्रति खुलेपन रखते हैं और जिज्ञासा रखते हैं कुछ ना नया सीखने की। ये वो लोग हैं। बहिर्मुखता और एक्सट्रोवर्टस सेम है। एक्सट्रोवर्टस में क्या बोलता, खुला मतलब अपने अंदर कुछ नहीं रखते, सब कुछ बता देते हैं, दुनिया के साथ हमेशा घुलते मिलते रहते हैं, सामाजिक होते हैं, बात करना बहुत पसंद है, मित्र अच्छे जल्दी बना लेते हैं। ये वही लोग हैं बहिर्मुखता, जो सब कुछ अपना बाहर फेंक देते हैं, अपने अंदर कुछ नहीं रखते, उसको बोलते हैं बहिर्मुखता। सहमतता वही एडजस्टमेंट करने वाला, कि एडजस्टमेंट कर लेते हैं परिस्थिति के अनुसार, है ना, लेकिन लोगों की हेल्प भी करते हैं बहुत, और बातूनी भी होते हैं, है ना, और लोगों से घुलते मिलते भी, सामाजिक होते हैं, और इनको बात करना बड़ा पसंद है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं ये भी, ठीक है। सहमतता वही है। मनोविभुक्षता ऐसे लोग होते हैं जो दुखी रहते हैं, हमेशा दुनिया से हमेशा दुखी रहते हैं, और इनको हमेशा अंदर से ये आवाज़ आती है कि अब कुछ गलत होने वाला है, हमेशा टेंशन में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, कभी भी खुश नहीं होते, और जो भी इनके संपर्क में आता है ये उनको भी दुखी कर देते हैं। देवदास कह सकते हैं इनको, ठीक है। ये वो मनोविभुक्षता लोग हैं। कर्तव्यनिष्ठ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो कि अपने काम के प्रति बिल्कुल निष्ठावान होते हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक है, और पंक्चुअल होते हैं, टाइम टू टाइम काम करते हैं, और इनके ऊपर आप जल्दी भरोसा कर सकते हो। ये ऐसे लोग होते हैं कर्तव्यनिष्ठ, जो अपने काम के प्रति जागरूक होते हैं, ठीक है, ईमानदार होते हैं, है ना, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, काम पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया, करके मानेंगे, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं, इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, ये कर्तव्यनिष्ठ लोग होते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स है, इसीलिए बोलते हैं बिग 5 थ्योरी। 5 पॉइंट्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बिग 5 थ्योरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 3 के बारे में पूछेंगे, वो लोग आपसे पूछेंगे कि बिग 5 थ्योरी के अंतर्गत 3 व्यक्तित्व बताओ कौन से हैं, या फिर आपको व्यक्तित्व पहले दे देंगे, आपसे पूछेंगे बताओ बिग 5 थ्योरी के तहत बहिर्मुखता, सहमतता या नए विचारों के प्रति खुलापन में क्या क्या अंतर है, यही पूछ सकते हैं। 3 ही पूछेंगे आपसे, पर आप पहले अपना पूरा रिस्क नहीं लेना, आप पहले 5 ही पढ़ के जाना कि ये 5 ही क्या है, और बड़ी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात है कि इसमें कोई थ्योरी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल सी बात है, थोड़ी बहुत समझनी है बस। तुम शब्द से देख लो, नए विचारों के प्रति खुलापन, इसके समझ जाओ कि भाई नए विचारों के प्रति हमेशा खुलापन रखते हैं, जिज्ञासापूर्ण होते हैं, नई चीजें खोजते रहते हैं हमेशा, और कुछ ना कुछ सीखने की लालसा रखते हैं। बहिर्मुखता, सारा कुछ बाहर डाल देते हैं, कुछ अपने अंदर रखते नहीं है, वही है आपका जो आपका एक्सट्रोवर्टस था, है ना। सहमतता, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। मनोविभुक्षता,
देवदास, देवदास साइड रहते हैं जो, और जो इनके संपर्क में आता है वो भी साइड हो जाता है। और फिर कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ जो अपना काम करते हैं ईमानदारी से, इनके ऊपर अच्छे से विश्वास किया जा सकता है, पंक्चुअल रहते हैं अपने काम के प्रति, ठीक है, ये लोग होते हैं कर्तव्यनिष्ठ। सिंपल सी बात है, समझा बिग फाइव थ्योरी। आगे चले हम लोग, आघात क्या होता है। इस चैप्टर में हम दूसरा जो इसका पॉइंट है वो पढ़ेंगे कि आघात क्या होता है। अब आघात क्या होता है? आघात एक मानवीय क्रिया है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन की धारणा है जो कि हर इंसान में पाई जाती है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके अंदर गुस्सा ना पाया जाए, सबके अंदर गुस्सा पाया जाता है। और गुस्सा हमारे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छा होता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। पर अगर गुस्सा गलत जगह पर दिखा दिया तो ये गुस्सा हमारे लिए नुकसान भी पैदा कर सकता है, नुकसान भी हो सकता है हमें उस गुस्से से। तो गुस्सा एक हर मानव की एक धारणा होती है जो कि हर मानव के अंदर गुस्सा पाया ही जाता है, ठीक है। खेलों में गुस्से का क्या प्रयोग है ये करना है हमें कि खेलों में क्या गुस्सा होता है। तो पहले गुस्से की परिभाषा देख ली कि गुस्सा मानव की क्रिया है जो कि हर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, है ना। और गुस्सा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये एक गुस्सा है, आक्रामकता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये परिभाषा है। तो खेलों में भी गुस्सा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे इस चैप्टर के अंदर 3 तरह के गुस्से बताए गए। चलो, सबसे आक्रामकता है ना, इसको आघात भी बोलते हैं हम लोग, अग्रेशन भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसके 3 प्रकार है, ठीक है, जो कि हमारे खेलों में प्रयोग किए जाते हैं। पहला प्रकार है इसका विरोधी आघात, ठीक है, विरोधी आघात या विरोधी आक्रामकता। दूसरा आपका सहायक, सहायक आघात या सहायक आक्रामकता। और जो तीसरा आपको निश्चयात्मक, निश्चयात्मक आघात, निश्चयात्मक, ठीक है, आक्रामकता। ये 3 पॉइंट्स आपके गुस्से के, वैसे तो बहुत है पर आपकी बुक में 3 बताए गए। तो जो पहला है वो विरोधी आघात। तो विरोधी आघात एक ऐसा आघात होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति, एक टीम किसी दूसरी टीम को नुकसान पहुंचाने का मन में, है ना, धारणा बनाकर रखती है, नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसको बोलते हैं विरोधी आघात। खेल खेलते समय आपने देखा होगा कि एक ऐसी टीम होती है जो कि जीतने वाली टीम को नुकसान पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश करती है, हारने वाली टीम पूरी भरपूर कोशिश करती है जिससे कि टीम हार जाए, जीतती हुई टीम हार जाए। तो विरोधी आघात एक ऐसा आघात है जिसमें कि हारती हुई टीम जीतती हुई टीम को अपने कोशिश करती है नुकसान पहुंचाने की, उसको बोलते हैं विरोधी आघात, है विरोधी आघात। छेड़छाड़ करते हैं लोग, है ना। क्रिकेट में आपने देखा ही होगा, बॉल वाल मार देते हैं, है ना। चक दे इंडिया देखी थी शाहरुख खान वाली, उसमें लड़कियों को हॉकी से ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसे मारती है, बहुत मारती है ना लड़कियों को। फिर शाहरुख खान के पास जाती है, शाहरुख खान क्या बोलता है, तुम भी मारो, तुम किसका वेट कर रहे हो, है ना। तो वो है विरोधी आघात। फिर है सहायक आघात। सहायक आघात एक ऐसा आघात है जिसमें, जो कि ऐसा आघात है जो कि आपको खेल जितवाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और आपको खेल जितवाने के लिए ही किया जाता है गुस्सा, वो गुस्सा होता है ना। तो किसी को नुकसान पहुंचाना इसमें नहीं है, इसमें आक्रामकता किया जाएगा, गुस्सा किया जाएगा तो खेल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा, सिर्फ खेल के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। जब आप देखते हो ना कि यार चौका लग नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो एकदम गुस्सा आता है कि अब तो छक्का मार के रहूंगा, चौका ने सिर्फ छक्का मारूंगा, तो गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आएगा कि आपका छक्का आप इतनी स्पीड से मारोगे कि स्टेडियम से बाहर चल जाएगी बॉल। ये सहायक आघात होता है जिसमें कि आप गुस्सा करते हो लेकिन अपने टीम को जितवाने के लिए गुस्सा करते हो, वो सहायक आघात कहलाता है, ठीक है। ये सहायक आघात है जिसमें कि आप टीम को जितवाने के लिए किया गुस्सा ही सहायक आघात कहलाता है, जिसमें कि आपकी सहायता होती है आपके गुस्से के द्वारा टीम को जितवाने में। फिर है निश्चयात्मक आघात। ये आघात भी नुकसान पहुंचाने वाला, ये थोड़ा सा, हारती हुई टीम हमेशा जीतती हुई टीम के खिलाड़ियों को कुछ अपशब्द बोलती है ताकि उनका मानसिक संतुलन हिल जाए, उनका मानसिक दबाव बढ़ जाए और वो जीतती हुई टीम भी हार जाए। इसीलिए निश्चयात्मक आघात दिया जाता है, लेकिन ये बोल के दिया जाता है बस। हमने देखा ना, बहुत सारे हमारे विराट कोहली साहब को कितनी सारी गालियां देते हैं जाते हुए, देखा ना आपने, फिर विराट कोहली चुप होता है, वो भी देता है भाई, ठीक है ना। तो निश्चयात्मक आघात एक ऐसा आघात है जिसमें कि एक हारती हुई टीम जीतती हुई टीम को अपशब्द बोलती है और जीतती हुई टीम के खिलाड़ियों का जो मानसिक दबाव है उसको खत्म करने की कोशिश करती है, मानसिक दबाव डालने की कोशिश करती है, जिससे कि उनका जो प्रदर्शन है खेल का, अच्छी टीम का, वो खराब हो जाए और वो जीतते हुए भी हार जाए, ठीक है। ये है निश्चयात्मक आघात जिसमें हम अपशब्द बोलते हैं बस। ये 3 तरह के आघात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। खेल के मैदान में गुस्सा आने के कारण क्या होता है, खेल के मैदान में हमें खेल के मैदान में गुस्सा आता है ना, तो क्यों आता है भाई साहब? आक्रामकता के कारण क्या हो सकते हैं, बताओगे? क्या हो सकता है?
सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी टीम हारने वाली है तब गुस्सा आएगा। सब जरूरी बात है। कब लगेगा? जब हमें ये लगे कि हमारे रन तो बहुत कम है लेकिन सामने वाली टीम के तो ज्यादा है और हम तो हार जाएंगे, वो जीत जाएगी, तो तब गुस्सा आता है। पहला कारण है ना, पहला काम है ये। जब हारती हुई टीम को अपने जो रन है उनमें अंतर ज्यादा दिखे जीतती हुई टीम के बीच, तो उस समय उनके अंदर आक्रामकता आने का सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है तापमान, टेम्परेचर। जब आप कड़ी धूप में खेल रहे हो तब भी गुस्सा आता है आपको, जब कड़ी धूप में आप खेल रहे हो, ठीक है, दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या रहेगा आपका? देखा होगा जिनको खेलों के जो नियम है उनको कुछ पता नहीं होता वही ज्यादा चिल्लाते हैं, जिनको पता होता है, जिनको खेलने का पता है वो चिल्लाते हैं, वो नहीं चिल्लाते। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण है खेलों के नियमों का ना पता होना। और चौथा का जो कारण हो सकता है गुस्सा आने का, क्या हो सकता है भाई? चौथा कारण क्या हो सकता है? जब हमें ये अनुभूति हो जाए कि सामने वाला जो टीम मेंबर है वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमें तब भी गुस्सा आता है। समझे? जब हारती हुई टीम है ना जीतती हुई टीम के लोगों को है ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तो जब जीतती हुई टीम है उनको जब पता लग जाए कि हारती हुई टीम हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो कि जीतती हुई टीम को गुस्सा नहीं आएगा? 100% आएगा जब उसको पता लग जाए। समझे? तो ये भी गुस्से का कारण है। तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट कारण है गुस्सा आने के, बहुत इंपॉर्टेंट कारण। पूछ सकते हैं तुमसे 3 नंबर में, बताओ कि व्यक्ति को गुस्से कब आता है, खेल के मैदान में गुस्सा कब आता है? तो व्यक्ति को खेल के मैदान में गुस्सा इस समय आता है। चारों पॉइंटों के साथ कर लोगे? सिंपल सी बातों की बड़ी बात नहीं, ठीक है, आगे चले, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक गुस्से का कारण और भी है, जब आपकी कोई पारंपरिक दुश्मनी हो। जब भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है ना तो उसमें गुस्सा अपने आप निकल के आता है, क्योंकि पारंपरिक दुश्मनी है, संबंध बड़े मधुर हैं दोनों के ना, तो इसलिए 5वां पॉइंट ये भी हो सकता है। समझे? जब कोई पारंपरिक दुश्मनी हमारी जो सामने वाली टीम है उसके साथ, ठीक है, तब भी गुस्सा आने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। आए तो अब चलते हैं कि ये गुस्सा जो होगा उसके वजह से आपके खेल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट सीबीएसई पूछ सकता है, बताओ आपसे कि गुस्से की वजह से आपके खेल पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो पहला सबसे बड़ा कारण है आपका जिस पे खेल पे जो प्रभाव पड़ेगा, पहला प्रभाव है वो है आपका जो प्रदर्शन है खराब हो जाएगा। पहली पॉइंट, अत्यधिक गुस्सा दिखाने की वजह से आपका जो प्रदर्शन है वो खराब हो सकता है आपकी टीम भी हार जाए। ठीक है। दूसरी कारण, आपको चोट लग सकती है अत्यधिक गुस्सा दिखाने का। आप इतना सारा गुस्सा जो दिखा रहे हो, क्या पता आपको उसी गुस्से के चक्कर में आपको खुद को चोट लग जाए। ठीक है, दूसरा कारण, दूसरा इसका प्रभाव हो सकता है। तीसरा प्रभाव क्या हो सकता है, आपकी छवि खराब हो जाए। छवि खराब मतलब जो टीम कभी हारी ही नहीं है, अगर वो गुस्से की वजह से एक बार हार जाए तो उसकी छवि हमेशा के लिए खराब हो जाएगी, छवि खराब हो सकती है। ठीक है, और आप आपराधिक गतिविधियों की तरफ भी जा सकते हो। आपराधिक गतिविधियों की तरफ क्यों जा सकते हो? क्योंकि आपने देखा कि सामने वाली टीम ने मुझे गाली दी है या आप शब्द बोले जिसकी वजह से मेरा खेल बर्बाद हो गया, मेरा प्रदर्शन खराब हो गया, या हम टीम हार गए, तो जो गुस्सा आएगा जिस व्यक्ति को, वो क्या पता उसको जाके मारे, बल्ला मार दे, बॉल मार दे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो अपराध भी कर सकता है, आपराधिक गतिविधियों की तरफ भी जा सकता है, क्रिमिनल भी बन सकता है वो। समझे? तो ये सब है प्रभाव गुस्सा आने के, ये सारे प्रभाव होते हैं आपके। ठीक है, और भी कोई प्रभाव हो सकते हैं, छवि तो खराब हो ही जानी है आपकी। अच्छा, एक प्रभाव हो रहा है जिसकी में आपकी एकाग्रता कमी हो जाती है। एकाग्रता में जब आपका गुस्सा ज्यादा हो जाता है तो आपका जो खेल है उसके ऊपर ध्यान आपका कम जाता है, फिर आप गुस्से पे ध्यान ज्यादा रखते हो, है ना। ये 5 प्रभाव है आपके, जब आपको गुस्सा आता है ना तो खेलों के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव ये है 5। ठीक है, नेक्स्ट चले, चलो। अब है आक्रामकता नियंत्रण के उपाय। हाँ, आक्रामकता को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी पूछ सकते हैं सीबीएसई, बताओ गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो गुस्से कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है कि व्यक्ति को, एथलीट को दंड दिया जाए। जरूरी बात है, जो भी एथलीट है उसको दंड दिया जाए, तब गुस्सा कंट्रोल में किया जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा, जो गुस्सा दिखा रहा है उसको हम सम्मानित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जो व्यक्ति गुस्सा दिखा रहा है हम उसको सम्मानित करके उसकी आंखों में शर्म ला सकते हैं कि जो तूने काम किया है देख कितना गलत है, हम उसको सम्मानित कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि तूने जो काम किया गलत है। ठीक है, ये दूसरा काम कर सकते हैं। तीसरा काम, उसको काउंसलिंग कर सकते हैं, हम काउंसलर ला सकते हैं, काउंसलर के जरिए हम उसकी काउंसलिंग करके पूछ सकते हैं इसको गुस्सा आने का कारण क्या है, कि उसको बीमारी है या फिर कोई इसको प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी भी खिलाड़ी से। ये भी तीसरा उपाय हम कर सकते हैं गुस्से को नियंत्रण करने के लिए। चौथा जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि हम जो एथलीट होगा या जो गुस्सा ज़्यादा दिखा रहा है उसके साथ हम उसके पेरेंट्स को बैठाकर उनके पेरेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं कि भाई आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, वजह बताओ, कोई वजह है ना गुस्से आने की, वो भी पूछ सकते हैं हम लोग। ये भी हो सकता है भी व्यक्ति को गाइड कर सकते हैं, गुस्से वाले व्यक्ति को जो उपाय में हम ये कर सकते हैं कि भाई व्यक्ति को हम गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई देखो जितना तुम गुस्सा दिखा रहे हो वो गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए और तुम्हारे प्रदर्शन के लिए खराब हो सकता है, अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। ये भी एक उपाय हो सकता है, किसका? गुस्से के उपाय हो सकता है। ठीक है,
तो 4 उपाय हो सकते हैं गुस्से को नियंत्रण करने के लिए। इंपॉर्टेंट से, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं रहेगी कोई, बस सिंपल सी बात है, कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्लियर रहा। अब आगे चलते हैं कि गुस्सा सबसे ज़्यादा किन खेलों में चाहिए, किन खेलों में जरूरत है गुस्से की सबसे ज़्यादा। तो गुस्से की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है कबड्डी में, जूडो में, कराटे में, ठीक है, बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। सबसे ज़्यादा जरूरत होती है बॉक्सिंग में, ठीक है ना, बॉक्सिंग में, कराटे में, है ना, जूडो में, ठीक है, और कबड्डी में, रेसलिंग में, कुश्ती में, इन सब में बहुत ज़्यादा जरूरत होती है गुस्से की। तुमसे पूछ सकते हैं गुस्से की जो अत्यधिक जरूरत होती है वो किन किन खेलों में पाई जाती है, तो इन खेलों के नाम लिख देना, समझे। आगे चलते हैं हम लोग। आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस की बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो कॉन्फिडेंस तो पता क्या होता है, कॉन्फिडेंस व्यक्ति की वह अनुभूति होती है जिसमें कि व्यक्ति अपने आप को योग्य समझता है किसी भी गतिविधि को करने के लिए, वो कॉन्फिडेंस कहलाता है, समझे। यही तो है। अभी मैं यहाँ आकर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आया ना अंदर से कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी तो मैं आकर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे कॉन्फिडेंस अंदर से ना ही है तो मैं कैसे आ सकता हूँ यहाँ पर, है ना। तो वही आपकी यही है कॉन्फिडेंस, क्या ये है अनुभूति। तो क्या है, सकारात्मक प्रभाव आत्मसम्मान के, कॉन्फिडेंस के सकारात्मक प्रभाव, आत्मसम्मान, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इसमें। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है आत्मसम्मान का, वो ये है कि जो जिसके अंदर, व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान अधिक होता है, वो व्यक्ति अपनी गलतियों को, जब कोई गलती हो जाती है उसको चुपचाप मान लेता है। गलतियों को मान लेता है, पहला पॉइंट, ठीक है। अपनी गलतियां दूसरों पर थोपता नहीं है, दूसरों पर थोपता नहीं, ठीक है। हमेशा दूसरों की मदद करता है, ये, ठीक है। और नया सीखने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट जो हो सकता है भाई, वो क्या है, कॉन्फिडेंस का सबसे पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है, हाँ, प्रतिदिन व्यायाम करता है, प्रतिदिन व्यायाम करता है, ठीक है। हर चीज को करने की इच्छा रखता हो, पांच 6 पॉइंट लिख देना बस कॉन्फिडेंस के, बहुत है, इतने 6 पॉइंट्स बहुत है। 3-4 नंबर में आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। सकारात्मक पॉइंट पूछेंगे, बताओ आत्मसम्मान के, कॉन्फिडेंस के सकारात्मक पॉइंट्स क्या, 6 पॉइंट बहुत है। गलतियों को मान लेता है भाई साहब, अपनी गलतियां दूसरों पर थोपता नहीं है, हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, प्रतिदिन व्यायाम करता है और हर रोज़ कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है, ठीक है ना, ये सब है। अच्छा, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे, इसके देखो, इसके उल्टा कर दो, अपनी गलतियों को नहीं मानता, ठीक है, अपनी गलतियां दूसरों पर थोपता है, ठीक है, हमेशा दूसरों की मदद करने से कतराता है, रिस्क लेने से डरता है, चौथा पॉइंट, ठीक है। नया सीखने के लिए तत्पर नहीं रहता, प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता और हर चीज करने से डरता है, ठीक है। अब आता है इमेजिनेशन है आपके, ये पहला है, ठीक है। अब आएगा इमेजिनेशन जो हम करते हैं हमारे दिमाग के अंदर। तो इमेजिनेशन की पहली परिभाषा क्या होती है, तो इमेजिनेशन की पहली परिभाषा है कि किसी भी काम को करने से पहले दिमाग में बनाया गया एक दृश्य को ही हम इमेजिनेशन या इमेजरी कहलाते हैं, ठीक है। किसी भी गतिविधि करने से पहले हम दिमाग में सोच लेते हैं, उसके बारे में दृश्य बना लेते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो इमेजिनेशन कहलाता है। ये गतिविधि कल्पना करते हैं जो हम ना, वो है हमारी इमेजिनेशन, ठीक है। सुनो, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इमेजरी कैसे हमारे खेल के ऊपर प्रभाव डालती है। सोचो जरा, इमेजिनेशन का हमारे खेल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जो भी गतिविधि करने से पहले अगर हम उसको सोच कर जाएंगे, कल्पना कर जाएंगे, तो हमारे जो एक दृश्य हमारे सामने बन जाएगा कि हमें क्या क्या करना है। तो पहले सकारात्मक पॉइंट ये हो सकता है कि हमें चोट लगने की अनुभूति कम हो जाएगी, क्योंकि हम पहले से ही कल्पना कर जाएंगे कि हमें क्या करना है, पहली बात ये। दूसरा पॉइंट, हमारा प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही सोच कर गए हैं कि हमें क्या क्या करना है,
ठीक है। तीसरी बात, हमें चोट लगने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, है ना। दूसरी बात है क्या, चल ठीक है, कोई दूसरी बात है, ठीक है। अच्छा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, क्योंकि भाई इमेजिनेशन करके गए हैं कि क्या क्या करना है, तो आत्मसम्मान बिल्कुल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल रहेगा, प्रेरणा रहेगी, इंस्पिरेशन रहेगी, मोटिवेशन रहेगा अंदर से, क्योंकि हम पहले इमेजिनेशन करके गए हुए हैं कि हमें क्या क्या करना है, तो हमारे अंदर पहले से मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। और फिर हमारा जो खेल का प्रदर्शन होगा वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और हम को इस इमेजिनेशन की वजह से खेल जीत भी सकते हैं, फिर हमारा क्या आएगा, जीत, है ना। फिर ये कि इमेजिनेशन की वजह से हम खेल जीत भी सकते हैं, क्योंकि हम पहले से सब कुछ अपने दिमाग में सोच कर गए हैं, ठीक है। ओके, तनाव और चिंता कम रहती है। अब देखो, किसी भी खेल करने से, किसी भी काम करने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारी टेंशन होती है, तनाव होता है, वो सब कम हो जाएगा, क्योंकि हम पहले से इमेजिनेशन करके जाएंगे। तनाव जो होगा वो कम हो जाएगा, और हम जो खेल प्रदर्शन है वो उसको अच्छा कर पाएंगे। और ये सारे प्रभाव हैं इमेजिनेशन के खेल के ऊपर, यही आ सकता है 2-3 नंबर में आएगा। पूछेंगे इमेजिनेशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं खेल के ऊपर, तो बता देना ये सारे प्रभाव हैं, समझे, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है। जब इमेजिनेशन की बात है ना, तो खुद भी सोचना इमेजिनेशन के क्या प्रभाव पड़ता है ना। अगर खुद इमेजिनेशन करते हैं तो हमारे प्रभाव क्या पड़ता है खेलों के ऊपर, खुद भी, सिंपल सी बात है, ये इमेजिनेशन की बात है। अब आएगा सेल्फ टॉक। हाँ, सेल्फ टॉक। तो सेल्फ टॉक एक ऐसी बातें हैं, सेल्फ टॉक, स्वयं वार्ता, इसको बोलते हैं स्वयं वार्ता हिंदी में। तो स्वयं वार्ता एक ऐसी वार्ता है जिस वार्ता के अंदर व्यक्ति अपने अंतर आत्मा की आवाज से बात कर रहा होता है, या अपनी अंतर आत्मा से बात कर रहा होता है, समझे, ये सेल्फ टॉक कहलाता है। अपने आप से बात कर रहा था, उसको सेल्फ टॉक बोलते हैं। सेल्फ टॉक के हमारे खेल पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, वही। अब देखो भाई, हम किसी भी काम को करने से पहले अगर सेल्फ टॉक करेंगे तो सबसे पहले हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। आपके बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि अगर आप सेल्फ टॉक जितने ज़्यादा करोगे तो आपकी जो ध्यान लगाने की जो क्षमता बढ़ेगी। आप जितना खुद से बातें करोगे, तो पहला तो आपके ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ेगी, जितना आप खुद से बातें करोगे, पहली बात ये। दूसरी बात, आपका खेल का प्रदर्शन अच्छा होगा, क्योंकि आप खुद से बातें करोगे, आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या करना है, आप खुद को बताओगे कि मुझे ये करना है, समझे। तो सेल्फ टॉक आपको दूसरा प्रदर्शन अच्छा कर देगा। तीसरी बात, सेल्फ टॉक में व्यक्ति को हमेशा मैं में बात करनी चाहिए, ना नहीं, आप में नहीं करनी चाहिए, मैं में बात करनी चाहिए। मैं भी छोड़ो, नाम लेकर बात करें। सेल्फ टॉक आप करते हो ना, तो आप अपना नाम लेकर अपने मन में बात करें, जिससे कि आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, आपका खुद का। सेल्फ टॉक एक स्क्रिप्ट बना देता है दिमाग के अंदर, ये बिल्कुल सही है। सेल्फ टॉक आपकी एक स्क्रिप्ट बना देता है दिमाग के अंदर कि आपको क्या क्या काम करना है, क्योंकि आप खुद से बातें कर रहे होते हो। जब खुद से बातें कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता ही रहता है, और आप खुद की एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हो जो आपके दिमाग में बन जाती है। ये भी बहुत अच्छी बात है, सेल्फ टॉक का सबसे बड़ा प्रभाव है, ठीक है। हाँ, यही है कि सेल्फ टॉक से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सेल्फ टॉक से कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि हम सेल्फ टॉक कर रहे हैं, हम खुद से बातें कर रहे हैं, और हमारा प्रदर्शन अच्छा हो जाता है। ये 5 पॉइंट बहुत है, बहुत इतने हैं, बस इतना लिख लो, बस 5 पॉइंट बहुत है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 पॉइंट बहुत है, 5 हो गए ना, 5 बहुत है बस, ठीक है, सेल्फ टॉक के। अब अगला चलते हैं, आपका गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, जरूरी बात है, पिछली बार आया था, सीबीएसई ने पूछा था गोल सेटिंग क्या होता है खेलों के अंदर। तो गोल सेटिंग, सबसे पहले बताओ, गोल सेटिंग एक ऐसी सेटिंग है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना एक निश्चित लक्ष्य तैयार कर लेता है। और निश्चित लक्ष्य तैयार करने की जो शुरुआत की गई थी 1960 से शुरू की गई थी। एडविन कुछ नाम था उसका, हाँ, एडविन लोक द्वारा 1960 में लक्ष्य निर्धारित करने की बात निकली थी, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि आप जब अपना लक्ष्य तैयार कर लेते हो तो आपके जो सफल होने की जो संभावना है और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तुम्हें पता है कि हम अपना लक्ष्य क्यों निर्धारित करते हैं, तुम अपने आप बता दोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारा भर देना। 2-3 नंबर में पूछ सकते हो, तुमसे ज़्यादा पूछेंगे नहीं, ठीक है। गोल सेटिंग हो गया, ठीक है, सेल्फ टॉक हो गया, इमेजिनरी हो गया, ठीक है, आघात हो गया, आत्मविश्वास हो गया, ठीक है, और व्यक्तित्व भी हो गया। और इसी रूप में आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर कुछ ना समझ आया तो मुझे कमेंट करिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद।